नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने की 12 तारीख को अदालत से फिर आगे की तारीख मिली। हर तारीख पर दी जाने वाली अगली तारीख किस तरह से किसी की रोशन जिंदगी में अपनी कालिक पोत देती है, ये कोई मुझसे पूछे। शादी ब्याह के मसले निपटाने वाली अदालत यानी मैट्रिमोनियल कोर्ट में फिरकी की तरह घूमते हुए आज मुझे 3 साल हो चले हैं। अभी मेरा मामला गवाहियों पर ही अटका है। कब गवाहियाँ पूरी होंगी, कब बहस होगी, कब मेरा फैसला होगा और कब मुझे न्याय मिलेगा, ये कब मेरे सामने नाक की तरह फन फैलाए खड़ा है और मैं बेबस सिर्फ लाचार होकर उसे देख भर सकती हूँ। इस कब के जाल से निकल नहीं सकती। वैसे मन में रह रहकर कई बार ये ख्याल आता है कि शादी ब्याह जब मसला बन जाए तो फिर औरत मर्द के रिश्ते की अहमियत ही क्या है। रिश्तों की आंच ना रहे तो सांसों की गर्मी सिर्फ एक दूसरे को जला सकती है, उन्हें गरमा नहीं सकती। आपसी बेलगामपन के बावजूद मेरा नारी स्वभाव हमेशा इच्छा करता रहा कि सिर पर तारों सजी छत की मेरी छत मेरा वजूद था, मेरा अस्तित्व। बेशक इसका विश्वास और स्नेह का सीमेंट जगह जगह से उखड़ रहा था, फिर भी सिर पर कुछ तो था। पर मेरे न चाहने पर भी मेरी छत मुझसे छीन ली गई। मेरा सिर नंगा हो गया, सब उजड़ गया। नीड़ का तिनका बिखर गया। प्रेम का पंछी दूर कहीं क्षितिज के पार गुम हो गया। जिसने कभी मुझसे प्रेम किया था, दो नन्हे नन्हे चूजे मेरे पंखों तले सेने के लिए दिए थे, उसे ही अब मेरे जिस्म से बदबू आती थी और मुझे उसे देखकर घिन आती थी। अब से कुछ साल पहले तक मैं मिसेस वर्मा थी। 10 साल की परिस्थितियों की मार ने मेरे शरीर को वज्र जैसा कठोर बना दिया। अब तो गर्मी व सर्दी का एहसास ही मिटने लगा है और भावनाएं शून्यता के निशान पर अटक गई हैं। लेकिन मेरे माथे की लाल चमकदार बिंदी जब दुनिया की नज़रों में धूल झोंक रही होती है, मैं अक्सर अपनी आंखों में किरकिरी महसूस किया करती। उस दिन भी खूब जोरों की बारिश हुई थी। भीतर तक भीग जाने की इच्छा थी, पर उस दिन बारिश की बूंदें कांटों की चुभन सी पूरे जिस्म को टीस गईं और दर्द से आत्मा करा उठी थी। मैंने अपने बिस्तर पर अपने अरमानों की तरह किसी और के कपड़े बिखरे देखे थे। मेरा आदमी, अपनी मर्दानगी का झंडा गाड़ने वाला पुरुष, हमेशा के लिए मेरे सामने नंगा हो चुका था। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे में इस तरह घुसने की। शराब के भपके के साथ उसके शब्द हवा में लड़खड़ाए थे। मैंने उन शब्दों को सुना। उसकी जबान और मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी। मुझे लगा जिसको अपने पैरों पर खड़ा करने की सारी शक्ति मुझसे किसी ने खींच ली थी। बड़ी मुश्किल से 2 शब्द मैंने भी उत्तर में कहे थे, ये मेरा घर है, मेरा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, देखते ही देखते मेरे जिस्म पर बेल्ट से प्रहार होने लगे थे। दोनों बच्चे मुझसे चिपक कर सिसक रहे थे। उनका कोमल शरीर ही नहीं, आत्मा भी छटपटा रही थी। इसके बाद बच्चों को सीने से लगाए मैं जिंदगी की अनजान डगर पर उतर आई थी। मेरी बेटी, जो तब 6ठी में पढ़ती थी, आज 12वीं जमात में है। बेटा भी 8वीं कक्षा की तैयारी कर रहा है। उन दिनों मेरे बालों में सफ़ेदी नहीं थी, लेकिन आज सिर पर बर्फ सी गिरी लगती है। आंखों के ऊपर मोटे शीशे का चश्मा है। पीठ तब कड़े प्रहारों और ठोकरों से झुकती न थी, लेकिन आज दर्द के एहसास ने ही बैत की तरह उसे झुका दिया। सच, यादें कितना निरीह और बेबस कर देती हैं।
इंसान को। कुछ महीनों बाद बातचीत, रिश्तेदारियां, सुलह सफाई और समझौते जैसी कई कोशिशें हुई, पर विश्वास का कागजी लिफाफा फट चुका था। प्रेम की मिश्री का दाना दाना बिखर गया था। बाबूजी का मानना कि आदमी का गुस्सा पानी का बुलबुला भर है, मिनटों में बनता मिनटों में फूटता है, झूठ हो गया था। अक्सर पुरुष स्वभाव को समझते हुए कहते हैं, देख बेटी, मर्द कामकाज से थका हारा घर लौटता है, ना पूछा कर पहेलियां उसे चिढ़ होती है, उसे समझने की कोशिश कर। मैं अपने बाबूजी को कैसे समझाती कि मैंने इतने साल किस तरह अनसुलझी पहेलियां सुलझाने में होम कर दिए। सीने में बैठा विश्वास का दर्द बीच बीच में जब भी टीस बनकर उठता तो लगता है कि किसी ने गाल पर तड़ाक से थप्पड़ मारा हो। मेरे बच्चों और मेरे अम्मा बाबूजी के लंबे इंतज़ार के बाद भी मुझे पीहर में बुलाने नहीं आया। मैं अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा की ओर बढ़ते चांद के दोनों छोरों में अक्सर अपनी पतंग का माजा फंसा उसे नीचे उतारने की कोशिश करती, लेकिन चांद कभी मेरी पकड़ में नहीं आया। मेरा माजा कच्चा था। मेरी बेटी नींद से उठकर अक्सर अपनी बारबी डॉल कभी राह, कभी अलमारी के पीछे तो कभी अपने खिलौनों की टोकरी में तलाशती और पूछती, माँ, हम अपने पुराने घर कब जाएंगे? उसे क्या पता था, उसके इस सवाल पर मैं सिहर उठती। हाय मेरी बेटी, भाग्य ने अब तुझसे तेरी बारबी डॉल छीनकर ऐसे अंधे कुएं में फेंक दी है जहां से मैं उसे ढूंढ कर कभी नहीं ला सकती। बेटी चुप हो जाती और मैं गूंगी। इसी तरह मेरी माँ भी गूंगी हो जाती जब मैं पूछती, अम्मा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं क्या दूं? प्राइवेट स्कूल की टीचर की नौकरी के सहारे किस तरह काटूंगी पहाड़ सी पूरी जिंदगी? माँ की जगह कपकपाते हाथों से छड़ी पकड़े, आंखों के चश्मे को थोड़ा और आंखों से सटाते हुए बाबूजी टूटी बैल की कुर्सी पर बैठते हुए उत्तर देते, बेटी, अब जो सोचना है वो तुझे ही सोचना है, जो करना है तुझे ही करना है। हमारी हालत तो तू देख ही रही है। ठंडी आह के साथ उनके मन का गुबार आंखों से फूट पड़ता। समय ने कैसी बेवक्त मार दी है। तोशी की अम्मा मेरी बेटी की जिंदगी हराम कर दी। इस बदमाश ने बस इसी तरह जिंदगी सरकती जा रही थी। एक दिन सर्द हवा के झोंकों की तरह ये खबर मेरे पूरे वजूद में सिहरन भर गई कि फलां ने दूसरी शादी कर ली है। शादी? ये कैसे हो सकता है? हमारा तलाक तो हुआ ही नहीं। मैंने फटी आंखों से एक साथ कई सवाल फेंक दिए। लग रहा था कि पाँव के नीचे की धरती अचानक ही 5-7 गज नीचे सरक गई हो और मैं उसमें धंसती चली जा रही हूँ। अम्मा और बाबूजी ने फिर हिम्मत बंधाई। उसके पास पैसा है, खरीदे हुए रिश्ते हैं, तो क्या हुआ? सच तो सच ही है। हिम्मत मत हारो, कुछ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जाने कैसी अंधी उम्मीद के सहारे अदालत के दरवाजे खटखटाए दिए थे। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे न्याय दो, मेरा हक दो। झूठ और फरेब से मेरी झोली में डाला गया तलाक मेरी शादी के जोड़े से भारी कैसे हो सकता है? मैंने पूछा था। मेरे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, टोप, जूते और गाड़ियाँ तलाक के कागजी बोझ के नीचे कैसे दब सकते हैं? मैंने चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर उन झूठी गवाहियों से पूछा था जिन्होंने चंद सिक्कों के लालच में मेरी जिंदगी के खाते पर स्याही पोत दी थी।
लेकिन जिंदगी ने ना तो कोई जवाब देना था और ना ही दिया। आज अपने मुकदमे की फाइल उठाए कचहरी के चक्कर काटती मैं खुद एक मुकदमा बन गई हूँ। हाँ, हाँक लगाने वाले अर्दली, नाजिर, मुंशी, जज, वकील, प्यादा, गवाह, सभी मेरी जिंदगी के शब्दकोश में छपे नए काले अक्षर हैं। आजकल रात के अंधेरे में मैंने जज की तस्वीर को अपनी आंखों की पलकों से चिपकाया हुआ था पाया है। न्यायाधीश बिक गया, बोली लगा दी चौराहे पर उसकी। चंद ऊंची पहुंच के अमीर लोगों ने लानत है, थू। यह सोचने भर से मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। भावनाओं के भंवर में डूबती उतरती कभी सोचती हूँ मेरा दोष ही क्या था जिसकी उम्र कैद मुझे मिली, और फांसी पर लटके मेरे मासूम बच्चे ना चाहते हुए भी फाड़ कर फेंक देने का जीत होता है उन बड़ी बड़ी लाल काली किताबों को जिसमें जिंदगी और मौत के अंधे नियम छपे हैं, जो निर्दोषों को जीने की सजा और कसूरवारों को खुलेआम मौज करने की आज़ादी देते हैं। जीने के लिए संघर्ष करती औरत का अस्तित्व क्यों सदियों से गुम होता जा रहा है। समाज की अनचाही चिनी गई बड़ी बड़ी दीवारों के बीच ये प्रश्न हर रोज मुझे नाग बनकर डसते हैं, और मैं हर रोज कटु सत्य का विषपान करती विषकन्या बनने का सपना देखती हूँ। आसमान में बादल का धुंधलका मुझे बोझिल कर जाता है, लेकिन बादलों की ओट से कड़कती बिजली फिर से मेरे अंदर उम्मीद जगाती है जीने की, अपनी अस्मिता को बरकरार रखने की। और मैं बारिश में भीतर तक भीगने के लिए आंगन में उतर आती हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक नारी मन की व्यथा जो अपने जीवन से या अपने कर्मदंडों के बीच झूल रही है। दोस्तों, क्या एक नारी की यही सजा है? क्या एक नारी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इतना जद्दोजहद करती है? दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।